Hello student, today I am going to teach you grade 12 Hindi chapter number 7. हिंदी चैप्टर नंबर 7 नेम इज बादल को घिरते देखा है। यह एक काव्य है और इस काव्य के कवि नागार्जुन जी हैं। कवि नागार्जुन जी का जन्म सन 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था और ये कवि जो है यात्रा करने गए थे और उस यात्रा के दौरान हिमालय के जो सौंदर्य है या वहाँ की सुंदरता है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। तो अब हम चलते हैं काव्य की ओर। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। तो कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने अमल धवल का अर्थ होता है निर्मल व उज्ज्वल। अमल धवल, अमल का अर्थ होता है निर्मल और धवल का अर्थ होता है उज्ज्वल। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, गिरी मीन्स पहाड़, गिरी मीन्स पहाड़ और शिखर यानी पर्वतों की चोटी, शिखर यानी पर्वतों की चोटी। तो इस तरह से कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने, अमल धवल शब्द यहाँ किस लिए यूज किया गया है? कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर यानी कि वहाँ के पहाड़ों पर, वहाँ के पर्वतों की चोटियों पर छोटे छोटे बर्फ के कण जो होते हैं और वो बर्फ के कण कैसे लगते हैं? निर्मल और उज्ज्वल लगते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैंने निर्मल व उज्ज्वल पहाड़ों की चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। जैसे अभी जो मौसम है तो इस समय वहां पर बर्फ के छोटे छोटे कण जो है वर्षा ऋतु में गिरते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तो कवि क्या कहते हैं कि मैंने बादलों से छोटे छोटे मोती जैसे ठंडे बर्फ के कणों को मानसरोवर झील के सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है। यानी कि मानसरोवर वहाँ की एक झील है और उस झील में जो कमल के जो पौधे हैं उन पर मैंने छोटे छोटे मोती जैसे बर्फ के कणों को गिरते हुए देखा है। बादलों को घिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर, और ऊंचे हिमालय के कंधों पर मैंने बादलों को घिरते देखा है। तो कवि क्या कहते हैं? अपने पहले पद में कवि ने क्या बताया है? कवि ने हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि मैंने निर्मल उज्ज्वल पहाड़ों पर बादलों को घिरते देखा है। पहाड़ जो है निर्मल उज्ज्वल कैसे हैं? क्योंकि वहां पर वो जो पहाड़ है वो बर्फ से आच्छादित है, इसलिए उन्हें निर्मल व उज्ज्वल कहा है। वहां पर बादलों से मैंने छोटे छोटे मोती जैसे जो बर्फ के कण होते हैं उनको मानसरोवर के झीलों में कमल के पौधों पर गिरते हुए देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि कहता है कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें देखने को मिलती हैं। उनके श्यामल शील सलील में समतल देशों में आकर, और कवि कहते हैं कि जो झीलें हैं उनके श्यामल यानी काले और सलील यानी जल भी कह सकते हैं हम और इसे पानी भी कह सकते हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय के पर्वतों पर या पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं। समतल यानी जो फ्लैट सरफेस होती है उसे समतल कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि मैंने हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें देखी हैं और वहां पर समतल प्रदेशों में उन झीलों में काले व नीले जल में पावस की उमस से आकुल होकर, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल होकर,
आकुल का अर्थ होता है व्याकुल होकर। उमस का अर्थ होता है गर्मी। उमस का अर्थ होता है गर्मी। तो कवि क्या कहते हैं कि पावस का अर्थ होता है वर्षा। तो कवि कहते हैं कि मैंने हिमालय की छोटी बड़ी झीलों में काले व नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर, यानी कि वर्षा ऋतु में कई बार ऐसा होता है जो धरती की गर्मी होती है, जब बारिश तेज नहीं आती है तो धरती की जो गर्मी होती है उससे और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, उमस जैसा लगता है। तो वर्षा ऋतु की उमस में व्याकुल होकर तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हुए हंसों को तैरते देखा है। और वर्षा ऋतु की गर्मी में व्याकुल होकर वहां पर हंसों को तीखे व मीठे विष तंतु मीन्स कमल नाद के तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने बादलों को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। कवि जो है क्या कहते हैं कि सरोवर के किनारे सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु की बसंत ऋतु का सुप्रभात था। मन मंद था अनिल बह रहा। तो कवि कहते हैं कि वहां पर मंद मंद शीतल हवा बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी और सूर्य की सुबह की जो किरणें थी ये चारों ओर फैली हुई थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे और जो किरणें चारों ओर फैली हुई थी उसके आसपास में, अगल बगल का अर्थ होता है उसके आसपास में शिखर जो है ऐसे लग रहे थे जैसे सोने की आभा जैसे चमक रहे हों। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है। कवि कहते हैं, कवि ने यहाँ पर पक्षी का एग्जाम्पल दिया है। चकवा चकवी पक्षी होते हैं और कहते हैं कि इनको पूरी रात जो है एक दूसरे से अलग रहकर बितानी पड़ती है और एक दूसरे से विरहित होकर इन्हें पूरी रात बितानी पड़ती है। पूरी रात बिताने के बाद निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। और कवि कहते हैं कि चकवा चकवी पूरी रात जो है एक दूसरे से अलग रहते हैं, इन्हें यह एक अभिशाप मिला हुआ है और एक दूसरे से अलग रहकर फिर सुबह होते ही उनका वो अभिशाप समाप्त हो जाता है और फिर जो है एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे और फिर जब उनका वो अभिशाप समाप्त हो जाता है तो सरोवर के किनारे या तट के किनारे शैवालों की हरी दरी पर और फिर जो है वे शैवालों की हरी दरी पर प्रणयनाद करते हुए दिखाई देते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तो सभी बातें करते हैं। इस तरह से मैंने हिमालय के सरोवरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। तो इस तरह से कवि जो है हिमालय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैंने हिमालय की सुंदरता को बड़े नजदीक से देखा है और उसका वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग है। अमल धवल, अमल धवल का अर्थ होता है, अमल का अर्थ होता है निर्मल और धवल का अर्थ होता है उज्जवल। यानी कि हिमालय पर्वत पर जो वहाँ के पहाड़ होते हैं उन पर बर्फ के छोटे छोटे कण हैं या बर्फ से आच्छादित जो पहाड़ है वो निर्मल व उज्जवल दिखाई देते हैं। गिरी का अर्थ होता है पहाड़। शिखर यानी चोटी, जो पर्वतों की चोटियां होती हैं उन्हें शिखर कहा जाता है। सलील यानी जल या पानी। आकुल का अर्थ होता है व्याकुल होना और उमस का अर्थ होता है गर्मी और सैवाल का अर्थ होता है जल से उत्पन्न होने वाली घास। यानी कि वर्षा ऋतु में जब बारिश कहीं न कहीं गिरती है तो कहीं न कहीं अपने आप घास उग जाती है तो उसे कहा जाता है सैवाल। प्रणय कलह का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक झगड़ा, प्रेम पूर्ण झगड़ा। यानी कि चकवा चकवी जब पूरी रात के बाद सुबह होते ही या प्रभात होते ही एक दूसरे से मिलते हैं तब वे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक अपना झगड़ा करते हैं। तो इस तरह से कवि ने अपने हिमालय की यात्रा के दौरान जो वहाँ की सुंदरता उन्होंने देखी है उसका वर्णन उन्होंने अपने काव्य में बताया है।
तो इस तरह से आप इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए और स्वयं भी एक बार इसे रीड कर लीजिए। थैंक यू।